हमेशा की तरह मैं सुबह 8:30 बजे स्कूल गया। 11:30-12 बजे स्कूल से घर आने के बाद मैंने माँ से बात की और खेलने चला गया। मैं काफी देर खेला और फिर थका हारा अपने घर के रास्ते निकल पड़ा। मैंने 3-4 बार दरवाजा खटखटाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर रुककर खटखटाया तब दरवाजा खुला, लेकिन माँ ने नहीं खोला। जैसे ही दरवाजा खुला वो मेरे सामने खड़ा था। मैं घर के अंदर गया तो कमरे में मेरी माँ बेहोश पड़ी थी और मैंने देखा उन पर अलमारी में रखी साड़ियों का ढेर गिरा हुआ था। उन साड़ियों के बीच में से माँ का खून पानी की तरह बह रहा था। मैं उसे ढूंढने बाहर गया लेकिन तब तक वो जा चुका था। 90 के दशक के आखिर तक बेंगलोर शहर पेंशनर्स का पैराडाइज माना जाता था। उस वक्त जिंदगी इतनी व्यस्त नहीं हुआ करती थी। समाज में सभी लोग बड़े भरोसे से रहा करते थे, लेकिन फिर एक शख्स की वजह से सब बदल गया। ये कहानी एक सनकी आदमी के बारे में है जिसने पूरे कर्नाटक राज्य में सनसनी फैलाई थी। उसके नाम से ही लड़कियां कांपती थी। सब डर और दहशत के माहौल में जी रही। उसे आते हुए कोई नहीं देख पाता था, मगर वो जब भी आता तब साथ में बड़ी तबाही लेकर आता था। वो खुलेआम लोगों के बीच घूम रहा था और आम लोग तो क्या, कोई पुलिस वाला भी उसे पहचान नहीं पाता। वो अंधेरे में छुपा रहता था। वो दिन में किसी पर हमला करने का इंतजार करता था। हर रोज हमें 50 से 100 कॉल्स आया करते। यहाँ एक गर्भवती औरत पर जानलेवा हमला हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। उसके खौफ से ही सारे लोग अपने घरों में लोहे के मजबूत दरवाजे लगाने लगे। फिर अचानक बेंगलोर शहर बहुत ही खतरनाक दिखने लगा। वो जिस तरीके से औरतों पर हमला करता था वो हर बार बिल्कुल वैसा ही होता था। बड़ों की माने तो वो झाड़ियों में से बाहर आता था, घसीट कर ले जाता था और मार डालता था। इतिहास गवाह है, वो औरतों को जंगली जानवर की तरह बेरहमी से मारता था। हम सोच भी नहीं सकते हैं वो कितना शातिर था। ये काम किसी राक्षस का ही लग रहा था। वो कठोर जानवर जैसा है। चित्रदुर्ग इस जिले का इतिहास करीब 150 साल से भी पुराना है। सच में पहले यहाँ ज्यादातर सिर्फ पहाड़ और जंगल ही हुआ करते थे। आज भी चित्रदुर्ग में जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तब वहाँ सिर्फ 3 ही पुलिस स्टेशन थे, एक टाउन पुलिस स्टेशन, एक रूरल पुलिस स्टेशन और एक फोर्ट पुलिस स्टेशन। उन दिनों पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ बड़े अफसरों की संख्या भी बहुत कम थी। तब कोई संगीन जुर्म नहीं हुआ करता था। कभी कहीं कोई जुआरी पकड़ा जाता या कभी सिनेमा हॉल में कोई सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता था। चित्रदुर्ग में एक सरकारी कर्मचारी रहा करती थी। उसका नाम दिव्या था। बहुत ही अच्छे और विनम्र स्वभाव की थी वो। उस वक्त वो कुछ 35-40 साल की रही हो। ये बात लगभग सुबह के 11:15 बजे की है। बस से उतरने के बाद 1 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसा था जिसके दोनों तरफ कांटेदार बाड़ लगे थे। वो एकदम सुनसान जगह थी। उस रास्ते से शायद ही किसी का आना जाना होता था। दिवाली के लिए उन्होंने ऑफिस जाते वक्त जो गहने पहन रखे थे वो अब तक उतारे नहीं थे। तो दिव्या मैडम बस से उतरने के बाद उस रास्ते पर शायद 2 मिनट ही चली होंगी। मैं बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचा और जो देखा वो बहुत ही मार्मिक था। उस वक्त मैं वहाँ एक सर्कल इंस्पेक्टर था। सारी जानकारी लेने के बाद मैं रूरल पुलिस स्टेशन पहुँचा। वहाँ जिसने रिपोर्ट लिखवाई थी वो खुद काफी सदमे में था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब दिव्या मैडम सड़क पर बैठकर रो रही थी और यकीन मानिए उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ तो उसने कहा एक 20-25 साल के लड़के ने मुझ पर पीछे से आकर हमला किया, जबरदस्ती करने और मारने लगा। बार बार कह रहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। इन बातों से हमें पता चलता है कि उसने वहाँ दिव्या पर जो हमला किया वो उसका बलात्कार करने के इरादे से ही किया था। दिव्या मैडम ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उस लड़के ने कसकर मुंह दबा दिया था ताकि वो कोई आवाज न कर सके। वो उन्हें झाड़ियों में ले गया और उसने उनका मुंह दबाकर बदन में जो कपड़े थे सारे फाड़ डाले और उन्हें वहीं आसपास झाड़ियों में फेंक दिया। उसने कान की बाली खोल कर नहीं निकाली, खींच कर निकाली, जोर से खींची। खोल कर निकालने और खींचने में बहुत फर्क है। खींचते वक्त कान के छेद फट गए, फिर भी उसने रहम नहीं की। फिर उसने उसके चेहरे पे घूंसा मारा, उसका चेहरा सूज गया। आसपास मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसे डर लगा कि वहाँ पर उसे कहीं कोई रंगे हाथ पकड़ न ले, इसलिए गहने वगैरह लूटकर वो दिव्या को खून में लथपथ छोड़कर वहाँ से भाग गया। वो रास्ते पर पड़े हुए मदद की भीख मांग रही थी, मगर सारे गांव वाले गूंगे बहरों की तरह तमाशा देख रहे थे। वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाइए। वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं इस जगह पर और रुकना नहीं चाहती। उसने पुलिस कंप्लेन या उसे सजा दिलाने की बात ही नहीं की।
बार बार कह रही थी कि अब मैं इस समाज का सामना नहीं कर सकती। वो अंदर से टूट चुकी थी। हमने पानी से उनका मुंह धोया, पहनने को कपड़े दिए और ले जाकर उन्हें बड़े पेड़ की छांव में बिठाया। फिर हमने उन्हें हौसला दिया ताकि वो हिम्मत से काम ले सके। अपने गले का हार, कान की बाली और पायल छीने जाने के अलावा उसने कभी भी यौन अत्याचार या बलात्कार का कोई जिक्र नहीं किया। भले ही दिव्या के साथ हुई लूट की शिकायत गांव के पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन हमने उस वक्त इसे अखबारों में नहीं छापा था क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक घटना जिसने पूरे जिले को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था, जो पल्लवी नाम की एक छात्रा के साथ घटी थी। पल्लवी एक नाबालिग लड़की थी। वो दिसंबर का महीना था, यानी दिन छोटा और रात लंबी होती है, जिससे शाम को अंधेरा जल्दी होता है। वो जब आटा लाने चक्की पर जा रही थी तब थोड़ी रोशनी थी। उस वक्त चित्रदुर्ग में बहुत कम आटा चक्की हुआ करती थी। उस शाम वो आटा लेने चक्की में जाने के लिए लगभग 6 बजे के करीब निकली थी, लेकिन फिर वापस ही नहीं आई। बहुत देर से लड़की घर लौटकर नहीं आई, ये सोच के उसके घर वालों ने आस पड़ोस के सभी घरों में उसके बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन पल्लवी ना तो किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी और ना ही किसी दोस्त के घर पर गई थी। वो सड़क चित्रदुर्ग से तुरनावुर की ओर जाती थी। वो एक छोटी मगर पक्की सड़क थी, करीब 8-10 फीट ही चौड़ी होगी। एक तरफ पक्की सड़क और दूसरी तरफ नाली थी। नगर पालिका के पास उस वक्त साधन नहीं थे कि वो रात में स्ट्रीट लाइट्स लगा दें। लड़की 6 तारीख की शाम को गायब हुई, लेकिन परिवार ने शिकायत दर्ज नहीं की। 7 तारीख की शाम को उन्होंने शिकायत दर्ज की। लड़का लड़की साथ में भाग जाने के मामले काफी आम थे। आम तौर पर लोग नाक कटने के डर से उनके गुम होने की शिकायत भी दर्ज नहीं करते थे। उन्हें जब पता चलता तब वो लड़का लड़की की शादी करा देते या फिर अलग कर देते, इसलिए वो जल्दी पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। सोचते किसी ने भगा लिया होगा। घटना घटी थी 6 दिसंबर 1996 को और हमारे पास उसकी खबर आई थी तारीख 8 दिसंबर 1996 रविवार के दिन, यानी ठीक उसके 2 दिन बाद। यहाँ एक पुरानी दीवार थी। हम यहाँ से जाते थे और यहाँ एक इमली का पेड़ था और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ थी। आप यहाँ पर जहाँ भी देखें जंगली पेड़ पौधे उग गए हैं। दक्षिण की तरफ उसका सिर था और लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। उस पर कपड़े बिल्कुल नहीं थे। जिस पुलिस वाले ने हमें सुबह खबर दी थी उसने लाश को एक चादर से ढक दिया था। उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और उसके कपड़े फोर्सिबली फाड़ दिए थे। उसका चूड़ीदार नजदीक की झाड़ियों पर पड़ा था और उसका कुर्ता भी आसपास की झाड़ियों में था और उन सब कपड़ों पे वीर्य के धब्बे थे। देखते ही मैं समझ गया था कि वो एक नाबालिग लड़की थी जिसे कुछ बदमाशों ने रात में अगवा कर लिया और सामूहिक बलात्कार करके उसका गला दबाया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और मुझे लगता है 2 से ज्यादा लोगों ने उस पर अत्याचार किया था। 2 होंगे, 3 होंगे या 4 भी हो सकते थे। दूसरी अहम बात ये थी कि दिसंबर में तूफानी मौसम की वजह से आसमान में बादल छाए हुए थे और कुछ दिन धूप नहीं खिली थी। इससे हुआ ये कि लाश सड़ने की क्रिया धीरे हो रही थी। एक घायल जिंदा शख्स 34 घंटे के बाद मरा हुआ मिला था। लाश बिल्कुल ताजी थी, जैसे कि उसी रात में मारकर फेंका था। जमीन पर दबाए जाने की वजह से उसकी पीठ पर खून के धब्बे जम गए थे। मतलब ये कि किसी खुले मैदान में ले जाकर उसका बलात्कार किया गया था। हर छोटी छोटी बात को लिख लेने के बाद हमने उसकी लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। बहुत कम उम्र की थी, मरी हुई मिली और आधी नंगी भी। और डॉक्टर्स ने लिखा है कि वो स्मॉदरिंग की वजह से मरी। स्मॉदरिंग का मतलब है कि नाक और मुंह का बंद होना, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा नहीं जाती और मौत हो जाती है। उसके होठों के अंदरूनी हिस्से में चोटें थीं, जिससे ये पता चलता है कि उसके होठों को बहुत ताकत से दबाया गया था और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दम घुटने की वजह से मौत हुई और उसका बलात्कार हुआ था। वो 6 तारीख की शाम को मर गई थी और उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें दिखाई दी थी। उससे पता चलता है कि क्या हुआ होगा और वो रोकने के लिए बहुत लड़ी होगी। पूरे जिले को एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी घटना ना कभी देखी ना कभी सुनी, इसलिए हम लोगों ने विस्तार से पूरी घटना को अखबार में छाप। लोगों में बना डर का माहौल। पल्लवी नाम की नाबालिग लड़की को कुछ अनजान बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती और लैंगिक अत्याचार करके मार दिया। फिर लाश को शहर के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। चित्रदुर्ग जिले ने तब तक
पूरे इतिहास में इतने भयानक हादसे को कभी नहीं देखा था। हर आदमी को उसके घर की औरतों की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। पल्लवी के कान में जो बाली थी और पाँव में जो पायल थी, दोनों ही वहां से गायब थी। अगर वो हाथ आ जाती तो तहकीकात को एक सही दिशा मिल सकती थी। गौर करने वाली बात ये थी कि उसकी पायल के ऊपर A1 का मार्क बनाया हुआ था। ठीक वैसा ही उसकी बहन की पायल पर भी था, क्योंकि उन्होंने उसे एक ही जगह बनवाया। हम पुलिस डिपार्टमेंट में आमतौर पर एक क्राइम स्टाफ यानी एक स्क्वाड बनाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की टीम होती है। हम उन्हें पूरे शहर के चोर उचक्के, बदमाश और ठगों के बारे में जानकारी लाने के लिए कहते हैं। उस वक्त पूछताछ करते वक्त हमें पता चला कि कुछ आदमी थे जो टोल गेट के पास लड़कियों पर हमला करते थे। उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उन्हें वीराने में ले जाते और उनसे उनके सारे पैसे छीनते और फिर बलात्कार करके भाग जाते। ऐसे लोगों की जानकारी हमें मिली थी। उन इलाकों में ऐसे बदमाशों का आना जाना लगा रहता था। अफवाहों के आधार पर पुलिस ने उन संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन जब उन्हें हफ्ते 10 दिन बाद भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई तो चित्रदुर्ग की जनता में पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ने लग गया। ये सामूहिक बलात्कार था या एक आदमी ने किया था, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था। पुलिस तो शुरुआती दिनों में बस इंतजार ही कर रही थी और तब लोग गुस्सा होने लगे। पल्लवी की हत्या हुए जब करीब 1 महीना बीत गया था, तब एसपी के ऑफिस में एक बेनाम चिट्ठी आई। हमारे पास एक बेनाम चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि इस घटना में जाने माने लोगों के बच्चे शामिल हैं। उसमें बताया गया था कि एक हेडमास्टर का बेटा भी शामिल है, जाने माने डॉक्टर का बेटा शामिल है। इस चिट्ठी के आधार पर आगे की जांच होने वाली है, ये बात हम एसपी ऑफिस गए थे तब एसपी साहब ने खुद बताई थी, जिसके आधार पर हमने फिर कुछ संदिग्धों के नाम अखबार में छाप दिए थे। मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। अगर उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी होती तो मैं खुद गिरफ्तार करने जाता। तहकीकात में प्रभावशाली लोगों का जिक्र आया, इसलिए तरह तरह की बातें फैलने लग गईं। कौन हो सकते हैं ये प्रभावशाली लोग? डॉक्टरों के बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, इंजीनियर्स के बच्चे थे या टीचर्स के बच्चे हो सकते थे। पुलिस ने ऐसे लोगों की एक चेकलिस्ट बनाई थी जिसमें तकरीबन 50 या 60 नाम थे। हमने किसी बड़े आदमी के बच्चे को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। मेरे रहते तो नहीं, मेरे बाद किसी को बुलाया या छोड़ा होगा तो मुझे नहीं पता। इस खबर का अंजाम ये हुआ कि पुलिस की पूरी जांच पड़ताल और खुद पुलिस अधिकारी भी सबके सब शक के घेरे में आ गए और अजप्पा की सारी तहकीकात और छानबीन के ऊपर ही इल्जाम लगा। वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अखबारों में ऑफिसर के तबादले की बात लिखी। पल्लवी की हत्या धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर लोग एक साथ भारी विरोध करने इकट्ठा हुए। जोरदार नारेबाजी करके अपनी आवाज ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद चित्रदुर्ग में एक दिन का बंद शांति और धैर्य से संपूर्ण तरीके से सफल रहा। कोई विरोध नहीं हुआ था, सिर्फ अखबारों में ही ऐसा छपा था। पत्रकारों के लिए एक ही सबसे ज्यादा जरूरी बात थी और वो ये कि मेरा तबादला होना ही चाहिए। पत्रकारों को सिर्फ एक बलि का बकरा चाहिए था और अक्सर वो पुलिस वालों को ही बलि का बकरा बनाते हैं। लेकिन तब तक सरकार के ऊपर भारी दबाव बन गया था। सीआईडी या सीबीआई को केस सौंपे जाने की मांग हो रही थी, इसलिए 1 महीने में ही अजप्पा का चित्रदुर्ग से तबादला हो गया। जब ये चर्चा हो रही थी कि सीआईडी में ये केस किसी को सौंपना चाहिए, तब उन्हें पता चला कि मैं चित्रदुर्ग जिले से हूँ, तो केस की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंप दी। क्योंकि चित्रदुर्ग पुलिस को जांच में कोई भी सुराग नहीं मिला था, तब सीआईडी ने उस बेनाम चिट्ठी को हटाकर नए सिरे से केस की छानबीन शुरू कर दी। जब डीवाईएसपी राजप्पा और उनकी टीम चित्रदुर्ग आई, तब उन्होंने जांच शुरू की कि क्या इस तरह की घटनाएं और कहीं भी हुई हैं और क्या किसी औरत पर इस तरह का हमला हुआ है। वो दिव्या पर हुए हमले और गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद उसकी जानकारी से अनजान थे। उसे तो बस लूटपाट का मामला दिखाया गया था। कभी भी किसी को ये नहीं लगा कि दोनों मामले जुड़े हो सकते हैं। लेकिन पल्लवी के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले ऐसा ही एक और हमला हो। सीआईडी टीम को एक खबर मिल गई
कि पल्लवी के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले उस जगह के पास ही में एक दूसरी लड़की पर हमला हुआ था। हमें ये भी जानकारी मिली कि जिस लड़की पर हमला हुआ था वो किसी दूध वाले की बेटी थी। कुल मिलाकर हमें आसपास के गांव में 4 दूध वालों का पता चला। सबसे जरूरी बात, मैंने ये पता करने को कहा कि उनमें से किसी दूध वाले की बेटी वयस्क तो नहीं है, और तब मुझे किसी आदमी ने ये बताया कि उनमें से एक दूध वाला है जिसकी बेटी की उम्र कम है। तो फिर मैंने तुरंत ही उसे पूछताछ के लिए अपने पास बुला लिया। 4 दिसंबर 1996, मतलब पल्लवी के लापता होने से ठीक 2 दिन पहले चित्रदुर्ग की एक दुकान में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था गीता। गीता के पिता कुछ घरों में दूध पहुंचाते थे। वो शाम को लौटते समय गीता से दुकान पर मिलते, फिर दोनों साथ घर जाते थे। पूछताछ करने पर उसने बताया कि हाँ सर, मेरी बेटी है गीता, उसके साथ भी गलत हुआ था। दिसंबर की 4 तारीख को मेरी बेटी रोज की तरह काम पर गई थी और मैं शाम को उसे वहाँ से घर ले जाने के लिए गया था। उसके पिता एक दवा की दुकान पर दवा लेने के लिए रुक गए, लेकिन गीता को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और वो अभी बस थोड़ी दूर ही गई होगी। जब वो जा रही थी, उसने देखा एक टोपी पहना हुआ आदमी सामने की तरफ से आ रहा और वो चुपचाप निकल गया। खतरे से अनजान गीता ये सोचकर आगे बढ़ती रही कि उसके पिता उसके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे देखा तो वही टोपी वाला आदमी था। गीता अचानक बहुत ज्यादा डर गई। उस आदमी को अपना पीछा करते देख गीता डर के मारे दौड़ने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। पीछे से आकर उसने गीता के बाल पकड़कर उसे खींच लिया। गीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तब उसने 2 उंगलियों से उसके गले की सांस की नली कसकर दबाई और उसके कान में बोला, खुद को बहुत होशियार समझती हो, क्या लगता है यहाँ से भाग सकती हो? उसका गला दबा कर रखा था तो वो चिल्ला नहीं पाई। फिर उसे जमीन पर पटक दी। खुद को बचाने की कोशिश में गीता ने उसके बाल पकड़ने चाहे और इस दौरान उसकी टोपी गिर गई। तभी उसने देखा कि उसके बाल एक पुलिस वाले की तरह थे, यानी साइड से बिल्कुल छोटे कटे हुए। गीता ने बहुत कोशिश की पर उस आदमी के बाल नहीं पकड़ सकी और तभी उसने अपने पिता के आने की आवाज सुनी। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और वो चिल्लाई। पीछे से आ रहे उसके पिता ने एक पत्थर उठाया और उस आदमी की तरफ फेंका। अपने पिता को आता देख गीता को थोड़ी सी हिम्मत मिली और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस आदमी को जोर से धक्का दिया। जब उसे कुछ पत्थर लगे तब वो बुरी तरह डर गया कि लोग उसे पकड़ लेंगे और वो फौरन झाड़ियों में कूदकर भाग गया। उन्हें इस बात का शक था कि हमलावर कोई पुलिस वाला हो सकता है। वो डरी हुई थी कि अगर कोई पुलिस वाला निकला तो ये बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाली बात होगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या होगा। गांव के लोगों की अपनी अलग अलग तरह की आशंकाएं हैं कि हमें मामला बढ़ाने की जरूरत क्या है, अब लड़की तो सुरक्षित है ना, इसलिए वो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। तो भरोसा दिलाने के बाद हमने उसकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया। बेटी ने भी बिल्कुल वही सब बातें विस्तार से बताई जो कि उसके पिता ने बताई थी, लेकिन उसने एक जरूरी बात भी बताई कि वो आदमी उसे दोबारा दिखाई दिया। हमने उससे पूछा कि कहाँ देखा, तो उसने कहा कि सर वो मुझे चित्रदुर्ग स्पोर्ट्स ग्राउंड में दिखाई दिया था। हमने पूछा वहाँ क्यों गई थी, तो उसने कहा कि अब मैं होमगार्ड्स के लिए काम करती हूँ, तो मुझे गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड के लिए बुलाया गया था, इसलिए होमगार्ड होने के नाते परेड में गई थी। छोटे शहरों में होमगार्ड की नौकरी पुलिस वालों की जैसी ही मानी जाती है और एक होमगार्ड को भी उसी सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी घटना घटने के बाद गीता की दोस्त ने उसे होमगार्ड में भर्ती होने की सलाह दी थी। उस पर हुए हमले के कुछ ही हफ्तों बाद गीता ने होमगार्ड ज्वाइन किया। उसके ज्वाइन होने के तुरंत बाद ही जनवरी में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड शुरू हो गई। उसने कहा 22 तारीख को वो रिहर्सल परेड में प्लाटून में सबसे आगे यानी पहले रो में थी। कुछ पुलिस ट्रेनी मैदान तैयार करने में जुटे हुए थे। मैदान तैयार कर रहे थे मतलब चूना पाउडर लेके ट्रैक की लाइन बना रहे थे जहां से मार्चिंग होने वाली थी। और परेड की रिहर्सल करते हुए गीता ने एक ट्रेनी को देखा और झट से पहचान गई कि उस पर हमला करने वाला यही आदमी, क्योंकि जिस वक्त उसने गीता का मुंह दबाए रखा था उस वक्त वो उससे सिर्फ 1 या 2 इंच की दूरी पर था, तो वो चेहरा गीता कभी भूल नहीं सकती है।
इसलिए वो पुलिस वाला है, ये बात पक्की हो चुकी थी। वो बहुत डर गई क्योंकि उसका शक बिल्कुल सही निकला कि वो हमलावर पुलिस वाला था। वो डर से कांपने लगी। उसने वहाँ किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन घर पर अपने पिता को बता दी। जब सीआईडी को ये पता चला तो उन्होंने गीता से पूछा कि अगर हम उसे तुम्हारे सामने लाते हैं तो तुम उसे पहचान लोगी? गीता ने कहा, जरूर पहचान लूंगी। क्योंकि अब हमें इतनी बड़ी जानकारी मिल गई थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत ही उस आदमी को बुला लिया जिस पर उस दिन रिहर्सल परेड के लिए मैदान तैयार करवाने की जिम्मेदारी थी। तो हमने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। तब उसने हमें बताया कि रिहर्सल परेड का मैदान वो 4 नए रिक्रूट्स के साथ तैयार कर रहा था। राजप्पा ने तभी उस आदमी से कहकर उन 4 रिक्रूट्स को पहचान के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पर लाने के लिए कहा। गीता और सीआईडी ऑफिसर्स पहले ही गेस्ट हाउस के अंदर थे और वो रिक्रूट्स बाहर थे। गीता को उन्होंने खिड़की के पीछे बैठाया था और उस दिन मैदान में ड्यूटी पर जो रिक्रूट्स थे उन्हें बाहर परेड करने को कहा गया। सीआईडी ने देखा कि उन 4 लोगों में से वहां सिर्फ 3 लोग ही आए हैं। फिर उन्होंने उन तीनों को वहां मामूली काम दिए, जैसे पत्थर हटाना, झाड़ू लगाना, इस तरह के काम दिए। उन्होंने गीता को अंदर रहकर ही उन लोगों को देखने के लिए कहा, क्योंकि वो सीधा उसे उसके सामने नहीं ले जा सकते थे। जैसे ही वो 3 रिक्रूट वहां आए, गीता ने तुरंत उन्हें देखकर बताया कि वो हमलावर इनमें से कोई नहीं है। उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी। जब हमने चौथे आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो अपनी साइकिल से आता ही होगा। बस कुछ ही देर में वो चौथा आदमी वहां पहुंच गया, लेडीज साइकिल पर। उसे देखते ही गीता के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑफिसर्स ने गीता का डर पहचान लिया। जैसे ही वो अपनी साइकिल रख के मुड़ा, गीता बोलने लगी, यही है वो, यही है वो, यही वो दरिंदा है सर। जब हमने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग लेने वाला एक नया रिक्रूट है और उस नए रिक्रूट का नाम है उमेश रेड्डी। मैं 10 जुलाई 1996 को डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स में भर्ती हुआ था। मेरे ज्वाइन करने के 2 महीने बाद उसने DAR ज्वाइन किया था। उसने कहा वो सिविल पुलिस की तरफ से भर्ती हुआ है और हमने मान लिया। वो एक अच्छा आदमी था। जब वो हमारे साथ था तब उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी, जरा भी नहीं। गुटखा हुआ, सिगरेट हुआ, कुछ नहीं लेता था, सबसे अच्छे से रहता था। जब हम आए तब नए बैरक्स खुले थे, उसे हम जेल क्वार्टर्स कहते थे। हम वही रहते थे। उसके साथ कोई नहीं रहता था, अकेला रहता था। वो हमेशा अपना कमरा लॉक रखता था, अकेला अंदर जाता था, अकेला बाहर आता था, न किसी के कमरे में जाता और न ही किसी को अपने कमरे में आने देता। साइकिल थी उसके पास, अपनी साइकिल पर हमेशा अकेला घूमता था। कहीं भी जाना है साइकिल पर ही जाता था, कभी किसी से बात नहीं करता था। वो एकदम अकेला था। उससे मेरी जान पहचान इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग हिंदी नहीं बोलते थे, सिर्फ हम दोनों ही बोलते थे। वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा था क्योंकि पहले CRPF में ट्रेनिंग ले चुका था। मतलब उसे सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, कसरत अच्छी करता था, रनिंग अच्छी करता था, काफी फिट था वो। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि CRPF में उसकी पोस्टिंग कहाँ, क्योंकि एक बार CRPF में उसकी पोस्टिंग कश्मीर में। CRPF की ट्रेनिंग के बाद जब उसकी कश्मीर में पोस्टिंग हुई तब उसे एक कमांडेंट के घर के बाहर एक गार्ड की ड्यूटी दी गई थी और उसी ड्यूटी के दौरान उसने कमांडेंट की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वो वहाँ से भाग निकला क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बचेगा। वो किसी तरह वहाँ से भाग गया। चित्रदुर्ग आकर वो पुलिस ट्रेनिंग में भर्ती हो गया। पुलिस ट्रेनिंग शाम 6 बजे तक होती है। उसके बाद 8 बजे तक वो सब फ्री रहते हैं। 8 बजे उनका रोल कॉल होता है। तो किसी को नहीं पता था कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे 2 घंटे उमेश रेड्डी कहाँ जाता था, क्या करता था, किससे मिलता था। 6 दिसंबर की शाम को भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा था। कोई जानकारी नहीं थी। दिसंबर 96 में एक स्पोर्ट्स मीट हुई थी। पुलिस की एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, पूरे 3 दिन तक चली थी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। स्पोर्ट्स मीट खत्म होने पर वो हमारे पास आया, सब बंद होने के बाद तकरीबन 7:30 बजे। उसकी आंख के ऊपर चोट लगी थी। हमने उससे पूछा, क्या उमेश रेड्डी ये कैसे हुआ? तब उसने हमें उस चोट की ये वजह बताई कि वो टेबल हटा रहा था, तब उसे टेबल से चोट लग गई। कौन सा टेबल पूछा तो कहा स्पोर्ट्स मीट के टेबल को जब वो हटा रहा था तभी फिसलकर टेबल से टकरा गया। उसने बताया था कि टेबल हटाते वक्त ही उसकी आंख पे ये चोट लग गई और उन्हें उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो गलत साबित हो। अब जबकि गीता अपराधी को पहचान चुकी थी तो पुलिस ने गीता को थाने में बुला लिया। जब वो पुलिस थाने पहुंची तो वहां उसे उमेश के सामने खड़ा किया गया। उसे देखकर गीता थोड़ा पीछे हटी। वो डरी हुई थी, फिर भी उसने पुलिस को कहा कि ये वही आदमी है जिसने मुझ पर हमला किया था। और इल्जाम से बचने के लिए उमेश ने पुलिस से कहा कि वो और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं।
दोनों साथ में घूमना फिरना भी पसंद करते हैं और ये इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि ये मुझसे गुस्सा है और इसलिए मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। ये सुनकर गीता ने तुरंत पुलिस वालों से कहा, इससे पूछिए मेरा नाम क्या है, इसे तो मेरा नाम तक नहीं पता होगा। तो अब पुलिस वालों ने उमेश से कहा कि बताओ तो इस लड़की का नाम क्या है जानते हो? लेकिन वो गीता का नाम नहीं बता पाया क्योंकि उसे तो नाम पता ही नहीं था। बस उसका झूठ पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पल्लवी के केस में कुछ गहने गायब हुए थे तो हमने सोचा कि अब उनके बारे में कुछ पता चलेगा, इसलिए उमेश के कमरे की तलाशी लेने हम उसे उसके कमरे पर ले गए। पुलिस को ये शक था कि जिस आदमी ने गीता पर हमला किया था उसी ने पल्लवी पर हमला करके उसकी हत्या की हो। पुलिस पल्लवी के कान की, सोने की बाली और A1 लिखी हुई पैरों की पायल ढूंढने के इरादे से गई थी, लेकिन जब पुलिस वाले उसके कमरे में गए तब तो उनके होश ही उड़ गए।